दोस्तों आज हम आप सबके समक्ष प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि टीजीटी हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सीट संख्या 13 लेके आए हैं। अभी तक हम लोगों ने इसके अंतर्गत कुल 12 प्रैक्टिस सेट देखे हैं, जिसका वीडियो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से प्राप्त कर देख सकते हैं। इसके अलावा इन सब का पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद है। बताइए आप लोग, बालिका गच्छन्ति अस्ति का हिंदी अनुवाद क्या होगा? बालिका जाएगी या फिर बालिका जाती होगी या फिर बालिका जा रही थी या फिर बालिका जा रही है। तो बालिका गच्छन्ति अस्ति इसका हिंदी अनुवाद जो होगा वह होगा बालिका जा रही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वस्व रूप है चतुर्थी का, पंचमी का या फिर षष्ठी का या फिर सप्तमी का। तो सर्वस्व जो है सर्व नपुंसक लिंग षष्ठी विभक्त एक वचन का रूप है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से भास की कौन सी एक कृति है? बाल भारत है या फिर बाल चरित है या फिर नैषध चरित है या फिर नागानंद है। तो भास की एक जो रचना है वह है बाल चरित। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने स्वप्नवास दत्तम, दूतवाक्यम, करभारम आदि रचनाएं लिखी हुई हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? आधा तीतर आधा बटेर या फिर चमत्कार को नमस्कार या फिर जादू वही जो सिर चढ़ के बोले। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, सही लोकोक्त जो होगा वह होगा जादू वही जो सिर चढ़ के बोले। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या होता है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक जो है अंत्यज शब्द का सही अर्थ है? जो जन्म से अपंग हो, जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया है, या फिर जिसका जन्म निम्न या फिर अछूत वर्ग में हुआ हो, या फिर जो जन्म से कुरूप हो। जिसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, अंत्यज शब्द का अर्थ जो होता है वह होता है जिसका जन्म निम्न या फिर अछूत वर्ग में हुआ हो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने खा लिया होगा कैसा वाक्य है? विस्मयवाचक वाक्य है या फिर प्रश्नवाचक वाक्य है या फिर आज्ञावाचक वाक्य है या फिर संदेहवाचक वाक्य है। तो उसने खा लिया होगा जो है संदेहवाचक वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौरव का विलोम क्या होगा? बताइए लोग, गौरव का विलोम क्या होगा? सौष्ठव होगा या फिर अपमान होगा या फिर पल्लव होगा या फिर लाघव होगा। तो गौरव का विलोम जो है लाघव होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाखा मृग शब्द का सही पर्यायवाची कौन सा है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक जो है शाखा मृग का पर्यायवाची है? हिरन है, बानर है, तोता है या फिर भौरा है। तो शाखा मृग का जो पर्यायवाची शब्द है वह है बानर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? बताइए आप लोग, प्रत्युत्पन्न शब्द में उपयुक्त उपसर्ग कौन सा लगा है? तो वह लगा है प्रति उपसर्ग। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अत्यधिक का सही संधि विच्छेद है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक जो है अत्यधिक का सही संधि विच्छेद है? तो वह है अति प्लस अधिक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है उससे हमें बताना है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक शब्द जो है पुल्लिंग है? ताला है, बेल है, माला है या फिर शैया है। तो ताला जो है पुल्लिंग शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी तीनों जो शब्द हैं वह हैं स्त्रीलिंग। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य है? हम कान से सुनते हैं, मोहन से उठा नहीं जाता, या फिर राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, या फिर रावण राम के बाण से मारा गया। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है?
क्रिया के लिए, विशेषण के लिए, या फिर संज्ञा के भेद के लिए, या फिर सर्वनाम के लिए। तो कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग जो है सर्वनाम के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ, किसी, कोई, कहीं आदि शब्द किस प्रकार के सर्वनाम है? संशयवाचक सर्वनाम है, या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, या फिर निश्चयवाचक सर्वनाम है, या फिर संबंधवाचक सर्वनाम है। तो उपयुक्त शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा पदबंध बतलाने वाला वाक्य कौन सा है? चाँद से भी प्यारा मुखड़ा, या फिर घर से होकर जाऊंगा, या फिर दैव का मारा वह, या फिर रात को पहरा देने वाला। तो संज्ञा पदबंध बताने वाला वाक्य जो है वह है रात को पहरा देने वाला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बूंद आघात सहे गिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, उदाहरण अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, या फिर रूपक अलंकार है। तो उपयुक्त पंक्ति में जो है उदाहरण अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? शोक है, क्रोध है, रति है, या फिर निर्वेद है। तो करुण रस का अस्थायी भाव जो है शोक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत है। अनुमतिवाद है, या फिर उत्पत्तिवाद है, या फिर भुक्तिवाद है, या फिर अभिव्यक्तिवाद है। तो रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत जो है उत्पत्तिवाद है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मणिकर्णिका के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, मणिकर्णिका जो है किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, डॉक्टर धर्मवीर की है, या फिर तुलसीराम की है, या फिर सूरजपाल चौहान की है। तो मणिकर्णिका के लेखक जो है तुलसीराम हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके अलावा इन्होंने मुर्दहिया भी लिखा हुआ है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा है, नामवर सिंह है, या फिर डॉक्टर नागेंद्र है, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी हैं। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक जो हैं रामविलास शर्मा हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य लोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? रामचंद्र शुक्ल का, श्याम सुंदर दास का, गुलाब राय का, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का। तो साहित्य लोचन जो है श्याम सुंदर दास जी द्वारा लिखा गया समीक्षात्मक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक कौन हैं? डॉक्टर दशरथ ओझा हैं, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर राजेंद्र अवस्थी हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी नाटक उद्भव और विकास के लेखक जो हैं डॉक्टर दशरथ ओझा हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अशोक के फूल किस प्रकार का निबंध है? वैचारिक निबंध है, या फिर प्राकृत परक निबंध है, या फिर भावात्मक निबंध है, या फिर ललित निबंध है। तो अशोक के फूल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक कौन है? नामवर सिंह हैं, अज्ञेय हैं, डॉक्टर नागेंद्र हैं, या फिर निर्मला जैन हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र हैं। यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक जो हैं डॉक्टर नागेंद्र जी हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार कौन हैं? शांत प्रिय द्विवेदी हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं, अज्ञेय हैं, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। तो अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार जो है रामधारी सिंह दिनकर हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का ऐसा कौन निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे? रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर गोविंद नारायण मिश्र, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो गोविंद नारायण मिश्र के लिखते समय बाण और दंडी रहा करते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? अज्ञेय की है, मुक्तिबोध की है, जयशंकर प्रसाद की है, या फिर दिनकर की है। तो संस्कृत के 4 अध्याय जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन किस निबंधकार का है? बताइए आप लोग, वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, यह कथन जो है किस निबंधकार का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है या फिर श्याम सुंदर दास का है? तो यह जो कथन है यह रामचंद्र शुक्ल का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा का है, शरद जोशी का है, हरिशंकर परसाई का है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है हरिशंकर परसाई की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हरिशंकर परसाई जो है प्रमुख व्यंगकार माने जाते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन। नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की है, कहानी विधा की है, एकांकी विधा की है या फिर आत्मकथा विधा की रचना है? तो नीलम देश की राजकन्या जो है कहानी विधा की रचना है। इसके कहानीकार जो हैं जैनेन्द्र हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन है? बताइए आप लोग, मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन है? तो वह है मुंशी दया नारायण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोला राम का जीव व्यंग के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई हैं, ज्ञान वाजपेयी हैं या फिर राम गोपाल हैं या फिर श्रीलाल शुक्ल हैं? तो भोला राम का जीव व्यंग के रचनाकार जो हैं हरिशंकर परसाई हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कामरेड का कोड कहानी के लेखक कौन है? बताए आप लोग, कामरेड का कोड किसकी कहानी है? विनोद कुमार शुक्ल की है, अखिलेश की है या फिर ज्ञान रंजन की है या फिर सृंजय की है? तो कामरेड का कोड कहानीकार जो है वह है सृंजय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक कौन है? बताए आप लोग, सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक या लेखिका कौन है? मंजुल भगत हैं या फिर रमेश बत्रा हैं या फिर मृदुला गर्ग हैं या फिर सुरेंद्र तिवारी हैं? तो सफ़ेद कौवा कहानी के लेखक जो है मंजुल भगत हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। आरंभिक हिंदी कहानी प्लेग की चुड़ैल के लेखक कौन थे? भगवान दास थे, किशोरी लाल गोस्वामी थे या फिर बंग महिला थे या फिर गिरिजादत्त वाजपेयी थे? तो आरंभिक कहानी प्लेग की चुड़ैल की कहानीकार जो है भगवान दास हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ननकू सिंह किस कहानी का पात्र है? बताए आप लोग, ननकू सिंह जो है किस कहानी का पात्र है? दो बांके या फिर शरणागत या फिर खेल या फिर गुंडा? तो ननकू सिंह जो है जयशंकर प्रसाद का कहानी गुंडा कहानी का पात्र है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरंभिक कहानी दुलाई वाली का रचनाकार कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी हैं, गिरिजादत्त वाजपेयी हैं, भगवान दास हैं या फिर बंग महिला है? तो दुलाई वाली कहानी के कहानीकार जो है बंग महिला है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद के किस कहानी से है? आकाशदीप, पुरस्कार या फिर गुंडा या फिर सालवती? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त पंक्ति जो है आकाशदीप कहानी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? बताए आप लोग, घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? अलबम के या फिर परीक्षा के या फिर शरणदाता के या फिर कफन के? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, घीसू और माधव जो है कफन कहानी के पात्र हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कफन कहानी किसका है? तो कफन कहानी जो है मुंशी प्रेमचंद का है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, चंद्र शर्मा गुलेरी हैं या फिर वृंदावन लाल वर्मा हैं? तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार जो है चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चंद्र शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी थी। उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार कौन है? दीप्ति खंडेलवाल हैं या फिर राजी सेठ हैं या फिर मंजुल भगत हैं या फिर उषा प्रेमदा है? तो रोकोगी नहीं राधिका के उपन्यासकार जो हैं वह हैं उषा प्रेमदा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। नागफनी का देश किस काल की रचना है? बताए आप लोग, नागफनी का देश जो है
किस काल की रचना है? आधुनिक काल की या फिर भक्त काल की या फिर रीत काल की या फिर आदिकाल की? तो नागफनी का देश जो है आधुनिक काल की रचना है। इसके रचनाकार जो है अमृत राय हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? बताएं आप लोग, चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? मैत्री पुष्पा हैं, मृदुला गर्ग हैं, रमणिका गुप्ता हैं या फिर प्रभा खेतान हैं? तो चाक उपन्यास की लेखिका जो है वह है मैत्री पुष्पा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोबर गणेश किस लेखक का उपन्यास है? बताइए आप लोग, गोबर गणेश जो है किस लेखक का उपन्यास है? प्रेमचंद का है, विनोद कुमार शुक्ल का है या फिर रामदेव शुक्ल का है या फिर रमेश चंद्र शाह का है? तो गोबर गणेश जो है रमेश चंद्र शाह का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी कहिन के रचनाकार कौन है? बताएं आप लोग, नेताजी कहिन के रचनाकार कौन हैं? हरिशंकर परसाई हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, मनोहर श्याम जोशी हैं या फिर भैरव प्रसाद हैं? तो नेताजी कहिन के रचनाकार जो है मनोहर श्याम जोशी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पति के नोट्स उपन्यासकार कौन है? मतलब लोग, एक पति के नोट्स जो उपन्यास है यह किसका है? गिरिराज किशोर का है, महेंद्र भल्ला का है या फिर गोविंद मिश्र का है या फिर राजी सेठ का है? तो एक पथ के नोट्स जो हैं किसका है? महेंद्र भल्ला का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? बताएं आप लोग, वह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? नरेश मेहता हैं, प्रभाकर माचवे हैं, भैरव प्रसाद गुप्त हैं या फिर रंगेर राघव हैं? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, वह पथ बंधु था उपन्यासकार जो है नरेश मेहता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोदान उपन्यास है यथार्थवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी या फिर आदर्शवादी या फिर यथार्थोन्मुख आदर्शवादी? तो गोदान उपन्यास जो है क्या है? वह है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके रचनाकार जो है मुंशी प्रेमचंद हैं। तो गोदान उपन्यास के रचनाकार जो है मुंशी प्रेमचंद हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास इसमें से कौन सा एक नहीं है, उसे हमें बताना है? टोपी शुक्ला है, दिल एक सादा कागज है, समरशेष है या फिर कटरा भी आरजू है? तो राही मासूम रजा का उपन्यास है टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, कटरा भी आरजू। जबकि समरशेष है राही मासूम रजा का उपन्यास ना होकर कर अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह का चर्चित उपन्यास है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बताइए आप लोग, मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो है कब और कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म जो है 31 जुलाई 1880 को बनारस के लमही नामक ग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारकों का वाहक माना जाता है? होरी, मिस्टर खन्ना या फिर प्रोफेसर मेहता या फिर ओमकार नाथ? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, गोदान उपन्यास का पात्र जो है प्रोफेसर मेहता जो है प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारकों का वाहक माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास इसमें से नहीं है, उसे हमें बताना है? गोदान है, रंगभूमि है या फिर गबन है या फिर बाण भट्ट की आत्मकथा है? तो गोदान, रंगभूमि और गबन जो है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, जबकि बाण भट्ट की आत्मकथा जो है मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बाण भट्ट की आत्मकथा जो है किसका उपन्यास है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है? बताइए आप लोग, तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है? सांस्कृतिक विघटन, सामाजिक विषमता या फिर गरीबी या फिर सांप्रदायिक वैमनस्य? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या जो है वह है क्या है? वह है सांप्रदायिक वैमनस्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके रचनाकार जो है भीष्म साहनी हैं। तमस उपन्यास के जो रचनाकार हैं वह है भीष्म साहनी। यह एक सांप्रदायिक वैमनस्य की समस्या पर आधारित उपन्यास है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ था? 1907 में, 1918 में, 1920 में या फिर 1934 ईस्वी में? तो सेवा सदन उपन्यास जो है 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसकी रचनाकार जो है मुंशी प्रेमचंद है, या मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास विधा की रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक उपन्यास
अमर बेल के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा है, चतुर सेन शास्त्री हैं, हिमांशु जोशी हैं या फिर रंगे राघव है? तो सामाजिक उपन्यास अमर बेल के जो रचनाकार हैं वह है वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? बताएं आप लोग, सुबह दोपहर शाम जो है किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? मुंशी प्रेमचंद की, वृंदावन लाल वर्मा की या फिर उपेंद्र नाथ अश्क की या फिर कमलेश्वर की? तो सुबह दोपहर शाम जो है कमलेश्वर का उपन्यास विधा की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे चाँद चाहिए के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, मुझे चाँद चाहिए के रचनाकार कौन है? काशीनाथ सिंह हैं या फिर सुरेंद्र वर्मा हैं या फिर मुक्तिबोध हैं या फिर श्रीलाल शुक्ल हैं? तो मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के जो रचनाकार हैं वह हैं सुरेंद्र वर्मा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुरेंद्र वर्मा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़ाई के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग, लड़ाई के रचनाकार कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, उपेंद्र नाथ अश्क हैं, राम कुमार वर्मा हैं या फिर मोहन राकेश हैं? तो लड़ाई नाटक की जो रचनाकार हैं वह हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत या फिर विशेष विस्मौषधम या फिर बादशाह दर्पण या फिर पद्मावती? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पद्मावती जो रचना है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं, बाकी तीनों रचनाएं जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? बताइए आप लोग, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा जो है नाटक विधा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? लक्ष्मी नारायण मिश्र को, लक्ष्मी नारायण लाल को या फिर भुवनेश्वर प्रसाद को या फिर मोहन राकेश को? तो हिंदी में समस्या नाटकों का प्रवर्तन का श्रेय जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसे हमें बताना है। तो कोणार्क के रचनाकार जो है जगदीश चंद्र माथुर है, यह सही है। विक्रमादित्य के रचनाकार जो है उदय शंकर भट्ट हैं, यह भी सही है। आहूत के रचनाकार जो है हरकृष्ण प्रेमी है, यह भी सही है। जबकि मुक्ति रहस्य के रचनाकार जो है लक्ष्मी नारायण ना होकर के लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसका है? रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा? यह संवाद किसका है? धातुसेन का है, भट्टार का है, स्कंदगुप्त का है या फिर कुमारगुप्त का है? तो यह संवाद जो है भट्टार का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार कौन है? भुवनेश्वर हैं या फिर उदय शंकर भट्ट हैं या फिर लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं या फिर राम कुमार वर्मा हैं? तो एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आंखें के रचनाकार जो है राम कुमार वर्मा हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है उसे हमें बताना है। बता आप लोग, इनमें से कौन सा एक कथन जो है आधे अधूरे के बारे में सही नहीं है? पारिवारिक विघटन की गाथा है आधे अधूरे नाटक, यह भी सही है। स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है, यह सही है। मानवीय असंतोष के अधूरेपन का रेखांकन है, यह भी सही है। जबकि अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्यकृत है, यह दोस्तों यह कथन जो है गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। शैरांध्री के रचनाकार कौन है? सिया राम शरण गुप्त हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं या फिर नरेश वर्मा हैं? तो शैरांध्री के रचनाकार जो है मैथिली शरण गुप्त हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो,
उपयुक्त कथन किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, राजा लक्ष्मण सिंह का है या फिर जॉर्ज ग्रेसन का है? तो उपयुक्त कथन जो है किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? बताए आप लोग, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? रोड़ा कवि हैं, हेमचंद्र हैं या फिर ज्योतिश्वर ठाकुर हैं या फिर दामोदर शर्मा है? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार जो है दामोदर शर्मा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा है, चंद्रकांत देवताले हैं या फिर धूमिल है या फिर लीलाधर जगूड़ी हैं? तो नाटक जारी है काव्य संग्रह के जो रचनाकार है वह है लीलाधर जगूड़ी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल हैं, केदारनाथ सिंह है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है या फिर अरुण कमल है? तो अपनी केवल धार काव्य संकलन के जो रचनाकार हैं वह है अरुण कमल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? बताइए आप लोग, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? बोधसत्व की है, विनोद कुमार शुक्ल की है, उदय प्रकाश की है या फिर अरुण कमल की है? तो नए इलाके में जो है अरुण कमल की काव्य कृति है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। लुकमान अली किसकी काव्य रचना है? बताइए आप लोग, लुकमान अली जो है किसकी काव्य रचना है? मणि मधुकर की है या फिर लीलाधर जगूड़ी की है या फिर सौमित्र मोहन की है या फिर मंगलेश डबराल की है? तो लुकमान अली जो काव्य रचना है यह है सौमित्र मोहन की। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा या फिर गजानंद माधव मुक्तिबोध के द्वारा या फिर मलयज के द्वारा या फिर शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा? तो नई कविता नाम जो दिया गया है यह दिया गया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? नई कविता की, दलित विमर्श की या फिर प्रगतिवाद की या फिर छायावाद की? तो लघु मानव की धारणा जो है नई कविता की प्रवृत्तिगत विशेषता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्बा छूट जाता है। उपयुक्त पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किस कवि की है? बताइए आप लोग, उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? शमशेर बहादुर सिंह की है, प्रभाकर माचवे की है या फिर धर्मवीर भारती की है या फिर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की है? तो उपयुक्त का पंक्तियाँ जो है अज्ञेय जी का है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करना चाहता है? संशय की एक रात या फिर आत्मजयी या फिर अंधा युग या फिर मुक्ति प्रसंग? तो कुंवर नारायण की कृत आत्मजयी पौराणिक चरित्र के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करना चाहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? अज्ञेय की कविताएं, गिरजा कुमार माथुर की कविताएं या फिर मुक्तिबोध की कविताएं या फिर दिनकर की कविताएं? तो मुक्तिबोध की कविताएं जो है स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगवाद की जन्मदाती पत्रिका है? तार सप्तक है, प्रतीक है, नए पत्ते हैं या फिर नई कविता है? तो प्रयोगवाद की जन्मदाती पत्रिका जो है वह है तार सप्तक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। गीत फरोश कविता में कवि क्या कहना चाहता है? बताइए आप लोग, गीत फरोश कविता में कवि क्या कहना चाहता है? कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं, दूसरों के मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है या फिर कवि पैसे के लिए गीत लिखता है या फिर कवि ज्ञान और संवेदना से हीन होता जा रहा है? तो गीत फरोश कविता में कवि कहना चाहता है कि दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, बताइए आप लोग इनमें से कौन सी एक प्रवृत्ति जो है प्रयोगवाद की नहीं है। क्षणवाद, बौद्धिकता, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग या फिर दुखवाद। तो प्रयोगवाद की जो प्रवृत्ति है वह है क्षणवाद, बौद्धिकता और दुखवाद, जबकि पारंपरिक उपमानों का प्रयोग जो है प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी कविता में फैंटेसी का प्रमुख प्रयोक्ता है, बताइए आप लोग हिंदी कविता में फैंटेसी के प्रमुख प्रयोक्ता कौन है। शमशेर बहादुर सिंह है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, अज्ञेय है या फिर मुक्तिबोध है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुक्तिबोध है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। इनमें से एक काव्य ग्रंथ अज्ञेय का नहीं है, उसे हमें बताना है। तो बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक काव्य संग्रह जो है अज्ञेय का नहीं है। आंगन के पार द्वार, धरती या फिर ऐसा कोई घर आपने देखा है या फिर सदा नीरा। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा धरती, यह जो रचना है यह अज्ञेय की नहीं है बल्कि यह किसका है, यह त्रिलोचन की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाकी तीनों रचनाएं अज्ञेय जी का है। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही है उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर निम्न में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए है शक्तिशाली और दूरधर पुरुष भी सुंदरियों से कटाक्ष आहत हो जाते हैं, या फिर उर्वशी मानवीय है, या फिर उर्वशी कहती हैं यह देव भाव भ्रांति है, या फिर पूर्वा के अनुसार मर्त मानव को देवता कहा जा सकता है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग कूट देख लेते हैं, कूट इसमें से कौन सा सही है। कूट नंबर इसमें दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। दिनकर की काव्यकृत रसीम रथी में रसीम रथी कौन है। कृष्ण है, पुरुरवा है या फिर कर्ण है या फिर परशुराम है। तो दिनकर की काव्यकृत रसीम रथी में रसीम रथी जो है कर्ण है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है। नई कविता कहा जाता है, प्राचीन काव्य कहा जाता है, अकविता कहा जाता है या फिर तार सप्तक कहा जाता है। जिसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा उसे जो है नई कविता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। कवि और कविता का नाम बताइए। नीचे एक पंक्ति दिया गया है, या किसकी रचना है और किस कविता से लिया गया है उसे हमें बताना है। मृत तुम्हारा गरल दंत, कंजुल कल्पांतर अखिल विश्व का विवर वक्र कुंडल दिंग मंडल। बताइए आप लोग यह किसकी पंक्ति है और किस कविता से लिया गया है। तो यह जो पंक्ति है यह सुमित्रानंद पंत की पंक्ति है और परिवर्तन कविता से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है। नामवर सिंह ने कहा है, नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है, या फिर डॉक्टर नागेंद्र जी ने कहा है, या फिर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा है। तो छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति जो है नामवर सिंह जी ने कहा है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बनती कानों की लाली। उपयुक्त काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है। श्रद्धा का, चिंता का, या फिर लज्जा का, या फिर आशा का। तो इसमें जो है लज्जा से वर्णन किया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लज्जा का वर्णन किया गया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह कथन किसका है। रामचंद्र शुक्ल का है, सुमित्रानंद पंत का है, महादेवी वर्मा का है, या फिर जयशंकर प्रसाद का है। तो यह जो कथन है यह है जयशंकर प्रसाद जी का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है। राम की शक्ति की पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है। तुलसीदास और जागो फिर एक बार, या फिर सरोज स्मृत जागो फिर एक बार, या फिर जागो फिर एक बार बादल राग, या फिर तुलसीदास और सरोज स्मृत। तो राम शक्ति की पूजा में दो कविताओं का सार तत्व है, वह कविता है तुलसीदास और सरोज स्मृत, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हालावाद के प्रवर्तक कौन है? बताइए आप लोग, हालावाद के प्रवर्तक कौन है? नरेंद्र शर्मा है, या फिर रमेश्वर शुक्ल अंचल हैं, या फिर जगदीश गुप्त है, या फिर हरिवंश राय बच्चन है? तो हालावाद के प्रवर्तक जो है हरिवंश राय बच्चन है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यह काव्य पंक्ति किस कृत की है? चाँद का मुँह टेढ़ा, साकेत, कामायनी या फिर यामा? तो यह जो काव्य पंक्ति है कामायनी के श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का, या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा का, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा का? तो यह कथन जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है, यह कथन किसका है? बताइए आप लोग, यह कथन किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का है, डॉक्टर नागेंद्र का है, या फिर नंदुलारे वाजपेयी का है, या फिर नामवर सिंह का है? यह कथन जो है नंदुलारे वाजपेयी जी का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है उसे हमें बताना है। विष्णुप्रिया एक खंड काव्य है, यह सही है। सिद्धराज खंड काव्य है, यह भी सही है। साकेत जो है महाकाव्य है, यह भी सही है। जबकि जय भारत जो है मुक्त काव्य न होकर खंड काव्य है, इसलिए ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। कूट इसमें देख लेते हैं कौन सा सही होगा। इसमें कूट 1, 2 और 3, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। हिंदी व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को, जयशंकर प्रसाद को, भारतेंद्र हरिश्चंद्र को, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी को? तो हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है, बताइए आप लोग इनमें से कौन सी एक रचना जो है श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है? वैदेही वनवास, बाल विधवा, जाज वंदना, या फिर भारत उत्थान? तो श्रीधर पाठक की जो रचना नहीं है वह है वैदेही वनवास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वैदेही वनवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता इनमें से कौन सी है उसे हमें बताना है। मात्र पद में उत्कृष्ट कृतियों की रचना, या फिर गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, या फिर नवगीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना, या फिर भावुकतापूर्ण कथनों को प्राश्रय प्रदान करना? तो आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैश्वारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है? भारतेंदु हरिश्चंद्र से, बालकृष्ण भट्ट से, प्रेमघन से, या फिर प्रताप नारायण मिश्र से? तो शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध जो है प्रताप नारायण मिश्र जी से है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो जो मैं जानतो कि जय है तू विषय के संग, ए रे मन मोरे हाथ पाए तेरे तोर तो? किसका कथन है? देव का है, भूषण का है, मतीराम का है, या फिर चिंतामणि का है? तो उपयुक्त कथन जो है देव कवि का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। रीत काल का सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है, बताइए आप लोग इनमें से कौन सी एक जो है रीत काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है? नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन, या फिर अलंकार विवेचन, या फिर छंद विवेचन, या फिर शब्द शक्ति और काव्य गुण दोष विवेचन? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा रीत काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति जो है वह है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुजान चरित के रचयिता कौन है? बताइए आप लोग सुजान चरित के रचनाकार कौन है? घनानंद है, बोधा है, सूदन है या फिर मतीराम है? तो सुजान चरित के रचनाकार जो है सूदन कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? रसलीन की है, मुबारक की है, बेनी प्रवीण की है या फिर राम सिंह की है? तो अंग दर्पण के रचनाकार जो है रसलीन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिखारी दास की इनमें से कौन सी एक रचना है? बताइए आप लोग भिखारी दास की कौन सी एक रचना है इसमें से? काव्य निर्णय है, काव्य सिंधु है, चिंतामणि है या फिर रस विवेक है? तो भिखारी दास जो रचना है वह है काव्य निर्णय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। कीन्है हूँ कोरिक जतन अब कहि काढ़ै कौन, मोह मन मोहन रूप मिल पानी में कौ लौन। इस दोहे के संबंध में क्या सही है उसे हमें बताना है। इसमें नायिका का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम व्यंजित है, यह कथन सही है। नायिका के मन रूपी सरोवर में कृष्ण का लावण्य पानी में नमक की तरह घुल गया है, यह भी कथन सही है। कृष्ण की रूपा शक्ति से नायिका अपने मन को अलग करना चाहती है, यह कथन जो है सही नहीं है। कोरिक का अर्थ है कचोटना, यह भी सही नहीं है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाएगा। इसका कूट देख लेते हैं, कूट किसमें ए और बी किसमें है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। श्रृंगार लतिका के रचयिता कौन है? बताइए आप लोग श्रृंगार लतिका के रचनाकार कौन है? द्विजदेव हैं, चिंतामणि हैं, देव हैं या फिर रत्नाकर हैं? तो श्रृंगार लतिका के रचनाकार जो है द्विजदेव हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने कौन सा लक्षण ग्रंथ लिखा था? जगत विनोद, राम रसायन या फिर हिम्मत बहादुर या फिर प्रबोध पचासा? तो जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में रहते हुए पद्माकर ने जगत विनोद नामक लक्षण ग्रंथ लिखा हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाशक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा, यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप में वर्तमान थी। यह कथन मूलतः किस विद्वान का है? बताइए आप लोग यह कथन जो है किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या फिर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है? तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसी गंग दुयो भय सुकवियन के सरदार, कविवर गंग के संबंध में यह कथन किसका है? केशवदास का है, बनारसी दास का है, सेनापति का है या फिर भिखारी दास का है? तो उपयुक्त पंक्ति जो है भिखारी दास के संबंध में कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोग हैं लाग कवित्त बनावत, मोह तो मेरे कवित्त बनावत, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? केशवदास के द्वारा, मतीराम के द्वारा, नंददास के द्वारा या फिर घनानंद के द्वारा? तो उपयुक्त काव्य पंक्ति जो है घनानंद के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है? कबीरदास के संबंध में, तुलसीदास के संबंध में, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के संबंध में या फिर घनानंद के संबंध में? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन जो है घनानंद के संबंध में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। रसमंजरी किस कवि की कृति है? केशवदास की है, भूषण कवि की है, नंददास की है या फिर छीत स्वामी की है? तो रसमंजरी के रचनाकार जो है नंददास जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। हिंदू मग पर पाँव न रख्यों का जो बहुधय हिंदू भख्यों, उपयुक्त पंक्ति किस रचनाकार का और किस रचना से संबंधित है? नूर मोहम्मद का इरावती से, उस्मान का चित्रावली से,
नूर मोहम्मद का अनुराग बासुरी से, कासिम शाह का हंस जवाहिर से। तो उपयुक्त काव्य पंक्ति जो है नूर मोहम्मद का अनुराग बासुरी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। इनमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं। बताइए आप लोग इनमें से कौन से एक जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं। मलुकदास हैं, धर्मदास हैं, रैदास हैं या फिर परमानंद दास हैं। तो मलुकदास, धर्मदास, रैदास जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, जबकि परमानंद दास जो हैं ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि न होकर कृष्ण भक्त धारा के कवि हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। ज्ञानदीप के रचयिता कौन है। बताइए आप लोग ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है। मंझन है, कुतुबन है, उस्मान है या फिर शेख नबी हैं। तो ज्ञानदीप के रचनाकार जो है शेख नबी हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 देख। तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर को पूर्व अद्वैतवादी कह सकते हैं और ना एकेश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार किसका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामचंद्र शुक्ल का है, राहुल संकृत्यायन का है, माता प्रसाद गुप्त का है। तो कबीर से संबंधित यह विचार जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। दशरथ सुत तिहुलोक बखाना। दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं। मैं राम नाम का मर्म जानता हूँ, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। दशरथ के पुत्र का वर्णन तीनों लोकों में होता है, या फिर दशरथ पुत्र राम की महिमा अपरंपार है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेरे राम नाम का मर्म कुछ और है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 क्या है। कबीर परचाई के रचनाकार कौन हैं। नाभादास हैं, अनंत दास हैं, धर्मदास हैं या फिर सुंदर दास हैं। तो कबीर परचाई के रचनाकार जो है अनंत दास हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। अद्वैतवाद का, शुद्धाद्वैतवाद का, विशिष्टाद्वैतवाद का या फिर द्वैतवाद का। तो रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। बताइए आप लोग इनमें से कौन सी एक रचना जो है गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। तो वह है राउलवेल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो वो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि राउलवेल जो है किसकी रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था। बताइए लोग पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था। पद्मिनी के प्रति, कमलिनी के प्रति या फिर संयोगिता के प्रति या फिर चंद्रिका के प्रति। तो पृथ्वीराज जो है संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराशा होना पड़ता है, क्योंकि यह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है। पृथ्वीराज रासों के संबंध में, विशलदेव रासों के संबंध में या फिर हमीर रासों के संबंध में या फिर खुमार रासों के संबंध में। तो आचार्य शुक्ल का उक्त कथन जो है पृथ्वीराज रासों के संबंध में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। भरत मुनि ने, पतंजलि ने, राजशेखर ने या फिर भामा ने। तो अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है पतंजलि जी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। सिद्ध सामंत काल नाम जो है किसने दिया है। तो सिद्ध सामंत काल नाम जो है राहुल संकृत्यायन ने दिया है। चारण काल नाम किसने दिया है। तो चारण काल नाम जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है। तो प्रारंभिक काल नाम जो है मिश्र बंधुओं ने दिया है। आदि काल नाम किसने दिया है। तो आदि काल नाम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृत की भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी कोविद रत्नमाला, या फिर हिंदी शब्द सागर, या फिर हिंदी विश्वकोश, या फिर धर्मशास्त्र का इतिहास। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मेरा यह प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त हो रहा है। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।